नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आपने अक्सर फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा कि बेईमानी के धंधे में सारे काम बड़ी ईमानदारी के साथ होते हैं। और ये बात वास्तव में हकीकत में अगर देखा जाए तो देखने को भी मिलती है। अब आजकल एक बड़ा यूट्यूब पर कुछ थंबनेल चल रहे हैं कि सीजेआई सूर्यकांत कॉलेजियम को खत्म करने के लिए कमर कस चुके हैं। कई सारे लोगों ने इसको लेकर थंबनेल बना दिए। लोग खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा है, कॉलेजियम खत्म होने वाला है और कॉलेजियम से ही आए हुए जस्टिस सूर्यकांत उसको खत्म करने वाले हैं। अब इसकी हकीकत क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हम लगातार 7-8 महीनों से कॉलेजियम के खिलाफ आपको वो जानकारियां दे रहे हैं जो अब तक किताबों में छुपी हुई बैठी थी या फिर कहीं दबी हुई रखी थी। ये जो मामला कॉलेजियम खत्म करने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत उठ रहा है, उसकी वजह है कि सूर्यकांत जी ने एक इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस को और उसमें उनसे 2 सवाल पूछे गए थे। एक एनजेएसी पर सवाल पूछा गया था, एक सवाल कॉलेजियम पर पूछा गया था। अब पता नहीं ये जो लोग तथाकथित राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाना और थंबनेल के माध्यम से व्यू पाना ही लगता है इनका उद्देश्य रह गया है। जस्टिस सूर्यकांत जिस कॉलेजियम से चुनकर आए हैं वो उसको खत्म करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कॉलेजियम एक अच्छी व्यवस्था है और इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि हर चीज के अंदर सुधार समय के अनुसार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है, पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है और मेरी कोशिश ये होगी कि कॉलेजियम के माध्यम से उन कैंडिडेट्स को चुना जाए जिनकी निष्ठा, जिनके एक्सपीरियंस और जिनकी योग्यता बाकी लोगों से ज्यादा हो। यानी जो वजह बताई जाती है कॉलेजियम हटाने की, वो सबसे बड़ी वजह तो होती है कि कॉलेजियम के माध्यम से सीनियरिटी को बाईपास कर दिया जाता है। साथ में जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि जो कुछ कॉलेजियम के अंदर होता है उन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता है। यानी कि एक और बड़ा सवाल जो कॉलेजियम की नियुक्तियों पर लगता है वो है पारदर्शिता का। तो एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत एक्सपीरियंस को और या सीनियरिटी को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, वो पारदर्शिता की भी पूरी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये लोग कैसे मतलब निकाल रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत कॉलेजियम खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनसे जब एनजेएसी पर सवाल पूछा गया तो उसको भी उन्होंने टालने की कोशिश की कि हाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, नियुक्तियों में सुधार लाने की जरूरत है और हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं, हम पर्सनल इंटरव्यू लेने लगे हैं। मतलब घुमा फिरा के उन्होंने यही कहने की कोशिश की कि कॉलेजियम तो ऐसे ही चलेगा। अब सवाल फिर ये आता है कि ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं, ये क्या इतनी साधारण अंग्रेजी भी नहीं समझते कि अंग्रेजी में दिए हुए एक इंटरव्यू का मतलब गलत तरीके से निकालकर लोगों को झूठी खुशी दे रहे हैं, या फिर ये व्यू के माध्यम से कुछ पैसे कमाने की जुगत में है। जस्टिस सूर्यकांत ने वही कहा है जो उनसे उम्मीद की जा सकती थी। इसकी वजह यह है कि जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई नंबर 53 है और जब से कॉलेजियम की ये व्यवस्था जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है, अनैतिक भी है और अलौकिक भी है। अलौकिक इसलिए है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में कॉलेजियम सिस्टम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी देशों के अंदर, चाहे वो चीन जैसे कम्युनिस्ट देश हो या फिर रूस हो या फिर अमेरिका हो और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देश हो या दूसरे मध्यम दर्जे के देश हो, उन सभी के अंदर जजों की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही होती है। थोड़ा बहुत अंतर प्रक्रिया में है। जैसे कहीं पर संसद नामों को आगे बढ़ाती है, उस पर वोटिंग होती है और फिर बाद में राष्ट्रपति के द्वारा उनको वो नियुक्त किया जाता है।
लेकिन कहीं भी जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति नहीं होती है। और उसका परिणाम क्या देखने को मिलता है वो आप इसी से समझ जाएंगे कि अगर हमारे देश में ये कॉलेजियम व्यवस्था नहीं होती तो पिछले 20-25 सीजेआई जो बने हैं वो कभी भी सीजेआई नहीं बन सकते थे। उनमें से बहुत से तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बन सकते थे अगर ये कॉलेजियम वाला सिस्टम न रहा होता। अगर प्योरली सीनियरिटी को महत्व दिया जाता तो आधे से ज्यादा लोग जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं पाते। उसी तरीके से जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस है उनमें से कम 1/3 चीफ जस्टिस नहीं होते हाई कोर्ट के अगर पूरी तरीके से सीनियरिटी को ही महत्व दिया गया होता, यानी कि कॉलेजियम नहीं रहा होता। तो फिर वो लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि सरकार के जो एनजेएसी की कोशिशें हैं उस दिशा में जस्टिस सूर्यकांत आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि किस तरीके से जब जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली थी तब वो कई देशों के सीजे भी बैठे हुए थे। उन सीजे के सामने बड़ी ही चतुराई से सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज नंदुपारा एक याचिका लेकर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आप इसको सुनवाई के लिए ले लीजिए। जैसे सूर्यकांत ने पहले तो उन्हें अंग्रेजी में समझाने की कोशिश की, जब लगा कि बात नहीं बनेगी और रायता फैल जाएगा तो फिर उन्होंने हिंदी में कहा कि भाई हम समझ रहे हैं तुम ये याचिका क्यों लेकर आए हो, इसको बाद में देख लेंगे, अभी क्यों हमें परेशान कर रहे हो। इस पर मैथ्यूज नंदुपारा ने कहा कि मैं तो केरल से आता हूं, मुझे हिंदी नहीं समझ में आती, आप इस पर जो कहना है अंग्रेजी में ही बताइए। इसके पीछे वजह यह थी कि नंदुपारा ये चाहते थे कि बाकी देशों के चीफ जस्टिस भी सुने कि एक मुद्दे को टरकाने के लिए हमारे देश के नए सीजेआई क्या क्या बहाने ढूंढ रहे हैं। और मजबूरी में जस्टिस सूर्यकांत को यह कहना पड़ा कि ठीक है हम इसको सुनवाई के लिए लेते हैं, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है। इससे साफ पता चलता है कि कॉलेजियम को लेकर अगर आप झूठी उम्मीदें जस्टिस सूर्यकांत से लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। कुछ चीजों में वो अपने पूर्ववर्ती यानी कि 52वें सीजेआई बीआर गवई से बिल्कुल अलग है। ये तो हम भी आपको कई बार बता चुके हैं, जैसा कि उन्होंने मंदिर के मुद्दे पर, मंदिर के धन के मुद्दे पर जो स्पष्ट तौर पर कहा, कई और सारी चीजें भी हैं। लेकिन कॉलेजियम का जो मुद्दा है उस पर तो उनके बारे में आप आंख बंद करके ये विश्वास रखिए कि वो कॉलेजियम को हटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। जो लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीजेआई ने ये बयान दे दिया, सीजेआई ने संकेत दिया कि कॉलेजियम हटा देंगे, कॉलेजियम हटने का एक ही तरीका है, वो है सरकार या तो एनजेएसी को जो निर्णय हुआ था उसके लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। और ये हम केवल अकेले हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े जो वकील हैं, चाहे के पारसरन साहब हो या फिर जो हरीश साल्वे साहब हो, वो भी ये कह चुके हैं कि सरकार के पास यही सबसे बड़ा रास्ता है। या फिर जो मैथ्यूज नंदुपारा की याचिका है उस पर जब सुनवाई हो तो सरकार साफ तौर पर अपना पक्ष रख दे कि हाँ हम चाहते हैं कि जो 5 जजों की बेंच ने एनजेएसी का फैसला दिया था उसका दोबारा से पुनरावलोकन होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि जब जुडिशियल रिव्यू होगा तो या तो 9 जजों की बेंच बनेगी, लेकिन सरकार को इस बार मांग करनी चाहिए कि इसकी सुनवाई कम से कम फुल हाउस कोर्ट के द्वारा की जाए। उस स्थिति में अगर 34 जजों की बेंच या फिर 10, 12, 13 या 14 जजों की बेंच ऐसी सुनवाई करती है तब ही इस मामले का सही तरीके से निपटारा हो सकेगा। क्योंकि पिछली बार भी जो फैसला हुआ था वो भी सर्वसम्मति से नहीं था।
4 जजों ने एनजेएसी के खिलाफ फैसला लिया था, जबकि 5वें जो जज थे जस्टिस चलमेश्वर, उन्होंने साफ तौर पर समर्थन किया था एनजेएसी का और बहुत सारे सवाल उठाए थे कॉलेजियम सिस्टम पर। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है, इसे न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। आज की डेट में भी अगर फुल हाउस कोर्ट बैठती है और वो एनजेएसी और कॉलेजियम की सुनवाई करती है, तो हमारा मानना है कि कम से कम आधा दर्जन जज तो ऐसे होंगे जो साफ तौर पर कॉलेजियम को नकार देंगे। तो ये काम सरकार की तरफ से हो सकता है। कोई अगर ये सोचकर चल रहा है कि आने वाले 15 महीनों में जस्टिस सूर्यकांत इसको खत्म करने वाले हैं, तो वो भ्रम में है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत भी इसीलिए भारत के सीजेआई बन पाए क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था थी। अगर कॉलेजियम व्यवस्था नहीं होती, कॉलेजियम ने उनका संरक्षण नहीं किया होता, तो न तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाते और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाते। जैसा हम बार बार बताते रहे हैं कि उनके खिलाफ 2 भ्रष्टाचार की शिकायतों को कॉलेजियम ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जबकि उन शिकायतों का अनुमोदन किया था तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो खुद संरक्षण के माध्यम से, जुगाड़ के माध्यम से बड़ी सीट पर बैठा है, वो कैसे उस सारे सिस्टम को खत्म कर देगा। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत सरकार के साथ मिलकर कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने वाले हैं, इससे बड़ा झूठ तो राहुल गांधी भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये उसी तरीके का झूठ है जैसा राहुल गांधी अक्सर बोला करते हैं, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए। हकीकत यह है कि कॉलेजियम सिस्टम या तो जुडिशियल रिव्यू से हट सकता है, या फिर जनता उतना दबाव बनाए और उस दबाव की भनक निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। यह बात तो इस इंटरव्यू में भी जस्टिस सूर्यकांत ने स्वीकार की है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल करने की कोशिश वो करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया जनता की राय है और जनता को किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने का, बहस करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोसीडिंग्स में से कुछ हिस्सा उठाकर उसी को हाईलाइट करता है, बाकी चीजों को छुपा देता है, ये गलत है। और ये तो हम भी कह रहे हैं कि बिना कंटेक्स्ट के आप अगर कुछ भी कहते हैं, पूरी बात नहीं कहते हैं, अर्ध सत्य बोलते हैं, तो अर्ध सत्य भी पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता, बल्कि वो तो झूठ की श्रेणी में ही आएगा। जैसे हमने अभी बहुत सारी चीजें कही हैं, उसमें से अगर एक सेंटेंस को निकाल लिया जाए तो वो सेंटेंस पूरी बात से बिल्कुल अलग नजर आएगा। तो इस बात के खिलाफ जस्टिस सूर्यकांत है। जस्टिस सूर्यकांत का यह कहना कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का नियंत्रण करने की दिशा में वो कोई नहीं काम कर रहे, ना सोच रहे, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कॉलेजियम के बारे में अगर आप उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कॉलेजियम खत्म कर देंगे या वो अपनी तरफ से एनजेएसी और कॉलेजियम के मुद्दे पर कुछ पहल करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसके लिए सिर्फ जनता की जागरूकता ही वो प्रेशर हो सकती है। अगर सोशल मीडिया पर ही इस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा सवाल उठे, और चूंकि ये सवाल सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो ध्यान देते हैं, ये तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और यही वजह थी कि जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ उन्होंने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था। वो जानते थे कि अगर इस पर सुनवाई होगी तो जुडिशरी की जो साख है और ज्यादा नीचे गिर जाएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस देश की जुडिशरी को अगर सुधारना है,
जनता को अगर न्याय लेना है, न्याय की दिशा में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला काम जो करना जरूरी है वो इस देश की जुडिशरी पर जो कॉलेजियम नाम की एक असंवैधानिक व्यवस्था बैठी हुई है, इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। वो जनता की जागरूकता से ही आएगा। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम आपसे बार बार कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता होनी चाहिए। बहुत से मित्र कहते हैं कि ठीक है, आप वीडियो से कुछ नहीं हो रहा, आप जमीन पर चलिए। अरे जमीन पर जाने के लिए लोग तो होने चाहिए कम से कम। आप ही देखिए कि किस तरीके से जो ये सिस्टम हमारे खिलाफ हो गया है, हमारे तमाम वीडियो को डाउन कर दिया गया है, रीच कम कर दी गई है, आप खुद देख सकते हैं। और अगर हमारे साथ 40-50 हजार लोग हैं भी, तो क्या वो जमीन पर आ सकते हैं? जमीन पर आंदोलन के लिए कम से कम आपके पास लाख लोग तो हों पूरे देश में जो ये कहें कि हाँ, हम ये मांग कर रहे हैं। अभी लोग बिखरे हुए हैं और बहुत से जो थंबनेल वाले राष्ट्रवादी है वो उन्हें और ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं, वो उन्हें झूठी उम्मीदें दे रहे हैं। हमसे कई लोग कहते हैं कि देखिए वहां से तो खबर ये है कॉलेजियम खत्म हो रहा है, सीजीआई ये कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे? हम कभी भी कोई झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसी लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं। हम भी लॉ लिटरेट हैं, हमें भी पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। ज्यादातर ये थंबनेल की रिपोर्टिंग करने वाले, इन्हें लॉ का पता ही नहीं है। इन्होंने तो सेकंड जजेस केस भी नहीं पढ़ा होगा ढंग से। अभी तक जो सेकंड जजेस केस के बारे में ये जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो अखबारों की कटिंग है उसके माध्यम से ही जान पाते हैं। वही स्थिति थर्ड जजेस केस में है कि वहां क्या मुद्दे उठाए गए थे, किन मुद्दों के आधार पर एनजेएसी को खारिज किया गया था, एनजेएसी को खारिज करने के लिए क्या कुतर्क दिए गए थे और कौन कौन वकील थे जो एनजेएसी के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके भी नाम ये लोग नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम जो आपको बता रहे हैं वो फैक्ट्स के आधार पर होता है, रिसर्च के आधार पर होता है। अभी कोई भी उम्मीद जगाने की जरूरत नहीं है जस्टिस सूर्यकांत से कि वो कॉलेजियम के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन इससे निराश होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। कॉलेजियम के खिलाफ जो कुछ होगा वो या तो जनता करेगी या सरकार करेगी। सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस पर संकेत नहीं आया है। सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है, लेकिन मैथ्यूज नेंदुपारा की अगर याचिका पर सुनवाई होती है उस समय सरकार को नोटिस जाएगा ही जाएगा और उसका जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से हमें लगता है कि अटॉर्नी जनरल भी होंगे, सॉलिसिटर जनरल भी होंगे, हरीश साल्वे जैसे वकील भी किसी न किसी स्टेट की तरफ से वहां खड़े होंगे। मुद्दा एक बार फिर से उठेगा और यही डर सुप्रीम कोर्ट को है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुनवाई को लेने से बच रहा था और अब जब सुनवाई को लेने के लिए राजी हो गया है तो इसको टाल रहा है क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब ये पिटारा खुलेगा तो सारे राज पर्दाफाश होंगे एक बार फिर से। ये राज तो पर्दाफाश 2015 में भी हुए थे, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के लिए अच्छा ये था कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था। एनजेएसी की जो सुनवाई हुई थी उसकी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई थी, केवल कुछ मुख्य मुख्य बातें कही जाती थी, वो भी ज्यादातर कोर्ट के पक्ष में होती थी। लेकिन अब इस सोशल मीडिया के जमाने में अगर एनजेएसी और कॉलेजियम पर बहस होगी तो आप यकीन मानिए कि रोजाना उसकी पब्लिक में चर्चा भी होगी। और अभी जितनी जागरूकता लोगों के अंदर नजर आ रही है वो जागरूकता का लेवल कम से कम 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगा। यही डर सता रहा है कॉलेजियम के पक्षधर जजों और वकीलों को। यही वजह है कि सिब्बल और रिटायर्ड जज ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कॉलेजियम को लेकर, एनजेएसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके की सुनवाई करने के लिए राजी हो। यही वजह रही कि पिछले 1.5-2 साल में मैथ्यूज नेंदुपारा को कम से कम आधा दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट से दुत्कार कर भगाया गया।
ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां आतंकवादियों का केस लेकर कोई वकील जाता है तो उसको बड़े प्यार से सुना जाता है, लेकिन एक वकील जो इस देश की जुडिशरी को सुधारने की मांग रखने की याचिका लगाता है, उसको ये धमका कर बेइज्जत करके भगा देते हैं कोर्ट से। ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि देश की जनता जागरूक नहीं है, जनता को पता ही नहीं है कि ये क्यों जरूरी है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लीज हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, अपने साथियों को बताइए। हम जो कुछ कहते हैं आप भी उसको अपने डिस्कशन में बता सकते हैं, क्योंकि हम न तो कोई क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, न बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी का इस्तेमाल करते हैं। बड़े आसान भाषा में हम आपको बताते हैं कि क्यों ये कॉलेजियम हटना चाहिए, कैसे ये हटना चाहिए और कैसे ये हटेगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, राय दीजिए, हमारे साथ जुड़ रही है। जय हिंद, जय भारत।